रामगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर और शांतिमय गांव था। पुराने समय में यहाँ के पूर्वज आपस में खूब मिलजुल कर रहा करते थे, किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, लोग अपने अपने कामों में खूब व्यस्त रहने लगे। उसी गांव में बरखा नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसे गांव वाले बरखा काकी कह के बुलाते थे। अरे बरखा काकी, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया तुम्हें। मैं जरा अपने खेत की थोड़ी मरम्मत करने जा रहा, तो मेरी गैया को जरा चारा खिला देना याद से। देखना भूलना मत, वरना सुबह में दूध कम देगी। अरे हाँ, क्यों नहीं मनोहर बेटा, मैं याद से चारा खिला दूंगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बेटा जरा 2 रोटी मिल जाएगी क्या? वो क्या है कि घर में आटा दाल कुछ भी नहीं था आज, सुबह से ही जोरों की भूख लगी है। काकी देखो, रोटी तो नहीं होगी घर पे, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है। पहले मांगती तो मिल भी जाती। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, खेतों में जाने के लिए देर हो रही। अपनी गैया को वही रोटी खिलाऊंगा तो दूध बढ़ाएगी, काकी को तो और भी घरों से रोटी मिल जाएगी। वैसे भी जब देखो तब मेरे ही घर से रोटी मांगनी रहती है इसको। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मनोहर वहाँ से चला जाता है। इधर काकी को भी इतना आभास तो जरूर ही था कि गांव में काफी चीजें अब बदल चुकी हैं और अब वह पहले वाला निस्वार्थ सेवा का भाव है ही नहीं कहीं। बरखा काकी अपने परिवार में अकेली थी। वह गांव के लोगों को ही अपना परिवार मानती थी, लेकिन गांव वाले उसकी तभी खोज करते जब उन्हें कोई काम आन पड़ता था। एक तो ये रोज रोज की अलग मुसीबत है, उतने दूर गांव के बाहर जाके पानी लाना पड़ता है। ऊपर से आज ये बरखा काकी भी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बरखा काकी, अरे काकी सुनो तो, जरा मेरे मटके में पानी भर लाओगी क्या? वो क्या है ना, अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं घर के। अच्छा ये लो, लेती आओ पानी। बूढ़ी अम्मा कुछ बोल पाती उससे पहले ही सरला मटके को उनके हाथों में थमा देती है और वहाँ से चलती बनती है। और हाँ, जरा जल्दी आना पानी लेके, अभी मुझे खाना भी बनाना है। हालांकि सब कुछ पता होते हुए भी काकी हर बार खुद को दिलासा दिया करती और कहती, अरे तो क्या हो गया इसमें? ये गांव वाले भी तो मेरा परिवार ही हैं, और ये लोग भी तो मुझे अपने परिवार का हिस्सा ही समझ के तो काम में मदद लेते हैं मुझसे, और बदले में कभी कभार जब मेरे घर में राशन नहीं होता तो रोटी भी तो दे ही देते हैं। एक दिन पेड़ की छांव में बैठकर बरखा काकी बड़े गौर से गांव के एक छोटे और खुशहाल परिवार को देख रही थी। देखते ही देखते वह अपने अतीत के पलों को याद करने लगी। देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ अब एक पल भी और नहीं रुक सकते। आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती हमारे साथ शहर? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ जाएंगे हम तो ये गांव तो यही कहेंगे ना कि कैसा बेटा है। माँ को अकेले छोड़कर शहर रहने जा बसा। अरे कैसे चली जाऊं ये घर ये गांव छोड़कर? तू कैसे भूल गया बेटा कि तेरा बचपन इसी घर के आंगन में बीता है। तेरे पिताजी के जाने के बाद अब तो बस उनकी यादें ही हैं जो कि इस घर से जुड़ी हुई हैं। आखिर कैसे चली जाऊं, तू ही बता। देखिए माँ जी, आपको चलना है तो चलिए हमारे साथ, वरना हमें जाने दीजिए। मैं अब और इस गांव में नहीं रह सकती। शहर में मेरे मायके वाले रहते हैं, हम उनके वहाँ ही जाकर रहेंगे। बूढ़ी अम्मा के लाख रोकने और रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसके बेटे और बहू उसकी एक बात नहीं माने और गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर में बसने चले गए। उस दिन के बाद से आज तक वो अपने बेटे और बहू के वापस लौट आने की आस लगाए बैठी रहती है। एक दिन अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। ही लोग अपने सामानों को घरों में सहेजने लगे। उसी दौरान उधर बरखा काकी की काफी तबीयत खराब हो गई। लगातार 2 दिनों से बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काकी का बुखार भी बढ़ते ही जा रहा था। 2 दिनों से वह आस लगाए बैठी थी कि शायद गांव का कोई न कोई व्यक्ति तो जरूर ही आएगा एक बार उसकी हालत पूछने। लेकिन 2 दिनों तक जब कोई नहीं आया तो वह मन ही मन खुद से कहने लगी कि 2 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं गया पेट में, बहुत भूख भी लगी है। कोई एक बार इस बूढ़ी को 2 रोटी तक नहीं पूछने आया। कोई बात नहीं, वो बेचारे भी क्या ही करते, इतनी बारिश में कैसे आते।
मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए। आखिर मेरे दुख सुख में यही लोग तो साथी हैं मेरे। बारिश अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। जैसे तैसे हिम्मत करके बरखा काकी रसोई की ओर बढ़ती है। रसोई में जाके वह देखती है कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है खाने को। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो रोटी भी वो देगा ही। पानी पी लेती हूँ, शायद उससे भूख मर जाए। वह पानी पी ही रही थी कि अचानक भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे आती हूँ, जरा ठहरो महाराज, आती हूँ। काकी बाहर आके देखती है तो एक साधु महाराज दरवाजे पे खड़े होते हैं। माता कुछ भिक्षा लाओ। साधु महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन घर में तो अभी आपको देने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए साधु महाराज, पानी पीजिए। एक बात बताओ माता, यदि तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है तो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाती हो? हाँ, क्या कहूँ महाराज, बाल बच्चे तो कब का मुझ बूढ़ी को गांव में अकेला छोड़ शहर में रहने चले गए। कुल ले दे तब से ये गांव वाले ही हैं जिनको अपना परिवार मानती हूँ। अरे वही गांव वाले ना, जो केवल अपना काम पड़ने पे ही तुम्हें पूछते हैं। बहुत बड़ा स्वाभिमान और हृदय है तुम्हारा माता, जो इन मतलबी लोगों से तुम्हें कोई शिकायत नहीं। यह सुनकर बरखा काकी एक भी शब्द नहीं बोल पाती है। जाते जाते साधु महाराज कहते हैं कि अरे ओ बूढ़ी अम्मा, झूठ क्यों बोलती हो भला? हाँ, इतने स्वादिष्ट पकवान भरे पड़े हैं तुम्हारी रसोई में और कहती हो कि खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है घर में। वाह री माता, तुम तो बड़ी चालाक निकली। अकेले अकेले खाओगी? हाँ, यकीन नहीं होता तो जाओ जाओ, देखो तो अपनी रसोई में। मुझे तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही है। बरखा काकी झट से अंदर जाती है और देखती है कि हे प्रभु, ये क्या लीला है तेरी? इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, वो भी मेरी रसोई में। कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं? अरे अभी तक जहाँ खाने के लिए एक अन्न तक नहीं था और अब 56 भोग। और वो साधु महाराज? अरे लेकिन अभी तो वो साधु यहीं थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ इन साधु महात्मा का ही चमत्कार है ये। मुझे तो ये कोई देवदूत मालूम होते हैं। हे ईश्वर, धन्य है तेरी लीला। भाई वाह, कहना पड़ेगा, क्या खुशबू है खाने की। मगर ये सुगंध आ कहाँ से रही? अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू, ये तो बरखा काकी के घर की ओर से आ रही है। अरे सीमा, लेकिन बरखा काकी के घर में ना तो इतने अनाज हैं और ना ही इतने सारे पकवान बनाने वाला कोई व्यक्ति। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी भी सही ही है। चलो चल के ही देख लेते हैं ना। सभी गांव वाले एक एक करके काकी के घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर इतने लजीज पकवानों की खुशबू उसके घर से कैसे आ रही है। बरखा काकी उन्हें सारी बातें बताती हैं और सभी को भोजन करने बैठा देती है। बरखा काकी का ऐसा अपनापन देख सभी गांव वाले अपनी गलती का एहसास करते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो काकी, हम सभी इतने स्वार्थी हो गए कि हमें बस अपना काम ही दिखता था। लेकिन तुम हमारे स्वार्थ से परिचित होके भी हमेशा हमारी मदद करती हो। हाँ काकी, तुमने तो हमेशा हमें अपना परिवार ही माना है, लेकिन हम तुम्हें कभी अपने परिवार के सदस्य का दर्जा दे ही नहीं पाए। आज भी देखो, अपने खुद के बाल बच्चों की तरह हमें खाना खिला रही हो और हम तुम्हें आंखें टेढ़ी करके देखा करते थे कि कहीं तुम हमसे 2 रोटी न मांग लो। माफ कर दो काकी। सब कुछ कितना बेहतर हो गया पहले से। पूरा गांव एक हरे भरे परिवार की तरह हो गया, बिल्कुल वैसा जैसे हमारे जमाने में हुआ करता था। लेकिन मेरा मन फिर भी उदास क्यों है? काश मेरा बेटा और मेरी बहू भी आज मेरे साथ होते तो ये उदासी नहीं होती मेरे मन में। काकी ये सब सोच ही रही थी कि माँ, बेटा तू? हे भगवान, कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही ना? मुझे माफ कर दो माँ। कितना बुरा बेटा हूं मैं कि तुम्हें यूं अकेले छोड़कर चला गया। मैं एक बार भी नहीं सोचा मैंने तुम्हारे बारे में। और जानती हो माँ, तुम्हारी बहू को तो बस पैसों से प्यार था। शहर जाने के बाद आए दिन वो मुझसे पैसों को लेके झगड़ती थी। इन सब से तंग आकर मैं हमेशा के लिए यहाँ गांव में तुम्हारे साथ रहने आ गया। अच्छा किया। अब चल बेटा, तू हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ।
अंत में यह सीख मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान और उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। साथ ही जो लोग हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, हमें भी अपने जीवन में उनको महत्व अवश्य देना चाहिए।